नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, बिजली से क्षेत्रों से जुड़ेंगे नए आयाम। अमेरिका ने पाकिस्तानी गुट टीआरएफ को आतंकी संगठन किया घोषित। टीआरएफ को बताया लश्कर ए तौयबा का मुखौटा और सहयोगी। भारत ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का छापा। शराब घोटाले और अन्य गड़बड़ियों से जुड़े मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा निस्तार। पनडुब्बियों से जुड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलेगी मदद। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल विशाखापट्टनम में होगा कमीशन। ब्रिटेन में अब 16 वर्षीय किशोर भी कर सकेंगे मतदान। विदेशी दखल रोकने के लिए लेबर पार्टी सरकार ने बदले नियम। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार और बंगाल के लिए आज बड़ा दिन है। दोनों ही राज्यों में विकास का आज नया अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके तहत बिहार को दरभंगा के नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जाएंगे, जहां से वो 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अब इन योजनाओं में तेल, गैस, बिजली, सड़क और रेल कनेक्टिविटी जैसी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। बिहार में सड़क संपर्क और रेल के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की सौगात कल मोतिहारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने वाले इस रैली में। और इसमें पूरा मोतिहारी, ये गांधी की धरती कभी कहा जाता रहा है चंपारण। इस चंपारण से प्रधानमंत्री जी को अद्भुत प्रेम है, अद्भुत नाता है। यहाँ संपर्क और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में रेलवे की समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिन रेल परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का इंफ्रा, भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल होगा। सड़क परियोजनाओं में NH 319 पर 4 लेन के आरा बाईपास की आधारशिला, परारिया से मोहनिया तक के 4 लेन वाले 319 के एक खंड का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना के तहत विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा, जिनमें बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली आनंद विहार तक, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर तक, मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर के बीच भागलपुर के रास्ते 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वे हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हमेशा विशेष होता है और चंपारण आना तो और भी विशेष होता है। खास करके चंपारण को जो अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में तोहफा मिल रही है। एक ट्रेन तो यहीं से खुलेगी दिल्ली के लिए, जिससे कि चंपारण वालों को दिल्ली जाने में एक बहुत ही अच्छी ट्रेन के रूप में सुविधा मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों की किस्त जारी करेंगे। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। बिहार के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे,
जहां वे दुर्गापुर से तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्र से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बांकुड़ा पुरुलिया में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर कोलकाता खंड का लोकार्पण करेंगे। वहीं रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन का लोकार्पण, पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे। गैस पाइपलाइन बनाना, रेलवे लाइन को डबलिंग करना, ये जो काम बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जैसे राढ़ बंगाल की जो पिछले सारी में है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर जो डेवलपमेंट काम है उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पूर्वी राज्यों के विकास पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहता है। प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है कि पूर्वोदय से ही भारत का उदय होगा। पश्चिम बंगाल से प्रसेनजीत और बिहार से कुमार आलोक और मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एफजीजीटी घोषित कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तौयबा का मुखौटा संगठन और सहयोगी बताया। बयान में खास तौर पर जिक्र किया गया कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और ये हमला 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना गया। बयान में कहा गया कि टीआरएफ ने 2024 में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी लगा दी गई, जिसमें कहा गया कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने के आह्वान को लागू करने के तहत उठाया गया। ये संशोधन अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 13,224 के तहत लागू किए गए हैं। ये फैसला जल्द ही फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी होगा। टीआरएफ पर अमेरिकी कार्रवाई का तात्कालिक असर ये होगा कि अमेरिका में टीआरएफ की संपत्ति जब्त होगी, फंडिंग पर रोक लगेगी। अन्य देश भी टीआरएफ को आतंकी घोषित कर सकते हैं। टीआरएफ सदस्यों की यात्रा, वीजा और गतिविधियों पर अमेरिका और वैश्विक निगरानी बढ़ेगी। लश्कर से संबंध के चलते पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल और बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को वैश्विक वैधता मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने की सराहना की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, भारत अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि है। लश्कर ए तौयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की मैं सराहना करता हूं। इसी संगठन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। और पाकिस्तान को एक और झटका तब लगा जब व्हाइट हाउस ने ट्रंप दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। और इसी मुद्दे पर बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से टीआरएफ को आतंकी संगठन अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित किया गया, भारत की कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप वैश्विक पटल पर आतंकवाद के खिलाफ? बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत, क्योंकि खासकर अब कम से कम लोगों ने माना तो सही कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, माना तो सही कि पाकिस्तान जो है आतंक का सौदागर है,
क्योंकि टीआरएस ने अपने आप को पहले तो कहा कि वो इसके लिए पहलगाम के लिए वो जिम्मेवार है, लेकिन तुरंत हटा दिया और ये पाकिस्तान तरह तरह की बातें करता रहा। तो अब कम से कम जिस प्रकार से इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट जो है 13224 के तहत सेक्शन 219 के तहत भी इसको जिस तरीके से इन्होंने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जैसे लश्कर तैयबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लश्कर तैयबा का ये एक मुखौटा था और ये मुखौटा लगातार ये पाकिस्तान एक ऐसा मैं कहूँगा गुट है, कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन नाम बदली करते रहते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन जरूर ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने कम से कम ये माना कि, और लग रहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो अमेरिका का एक टिल्ट था, वो टिल्ट एक सामने आया कि टिल्ट नहीं है। आज भी अमेरिका कम से कम आतंक के बरखिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी विश्व में हो, उसके बरखिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और आज भारत के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो बार बार लग रहा था कि ऐसे ना कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ जाकर के उनका सपोर्ट कर रहा है। कम से कम इस तरह की जब घोषणा होती है कि हाँ, ये टीआरएस जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे लोग कश्मीर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये माना उन्होंने कि लश्कर तैयबा का मुखौटा है, ये पहलगाम के अटैक में शामिल था और मुंबई अटैक के बाद एक बहुत बड़ा हमला इन्होंने किया। और जिस प्रकार से आपने ठीक कहा, डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि ये जो है, जिस प्रकार से देश में शांति बहाल करने का एक तरीका था, तो मजहब के तौर पर देश को बांटने का एक तरीका था, उसके ऊपर एक कम से कम इस बात का मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक घोषणा है। और कम से कम जब अमेरिका इससे कहता है, नहीं तो पाकिस्तान हर हमेशा सोचता है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका को लेते हुए वो कुछ भी कर सकता है और उसके सारे खून वहां पे। अब नहीं होगा, अब पाकिस्तान को भी झटका लगा है, ये बहुत अच्छा है घोषणा। ये एक बहुत बड़ा झटका तो है ही, लेकिन जिस तरह से संजय जी टीआरएफ को हमने आतंकी संगठन घोषित किया है, इसमें जब उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, या फिर अगर इसे आसान भाषा में समझे, अगर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी संगठन वैश्विक पटल पर घोषित किया जाता है, इसके मायने क्या होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वित्त पोषण जो है वो एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को फलने फूलने के लिए। तो जब संपत्ति का जब्तीकरण होगा, कितना बड़ा घातक का परिणाम सामने आएगा इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए? देखिए आजकल जी क्या होता है, इनके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, और एक एसेट जब फ्रीज हो जाते हैं और जो दूसरे को इनकी जो मदद करता है उसके ऊपर भी एक तरीके से आंख होती है कि कौन कौन ऐसे संगठन है जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो पैसा जो है वो जब कम से कम जो बाहर निवेश करने की कोशिश करते हैं, उसको फंडिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये नहीं कर सकते। तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ इनको होगी शुरुआत में, बाकी फिर से आज द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर एक मुखौटा हुआ, कल कोई और फ्रंट के नाम पे खड़ा कर देंगे, तो ये पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है, लेकिन तकलीफ जरूर पैदा होती है इनको। लेकिन क्योंकि चीन जैसा देश है तो इनकी मदद करता रहता है। अब हम देखते हैं कि टेररिस्ट पूरे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को किस प्रकार से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचाने की कोशिश करता है, तो ये तो होता रहेगा। लेकिन कम से कम इनके एसेट्स जो है फ्रीज हो जाते हैं, ये पैसा है जो इधर उधर करने की कोशिश करते हैं वो फ्रीज हो जाता है। जो दूसरे देश या संगठन जो इनको किसी तरीके से पैसा देने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से पेनल्टीज लगनी शुरू होती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है, इसीलिए लश्कर तैयबा ने अपने आप को छोड़ करके द रेजिस्टेंस फ्रंट एक नाम देकर के आतंक के साथ रहते रहे। तो ये जब इस तरीके से उनको घेरने की कोशिश है, हम 100% तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको घेरने की कोशिश है। और जो पाकिस्तान है वो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो विश्व भर में मालूम है कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है और ये सारे फंड पाकिस्तान के ही मुखौटे हैं और पाकिस्तान ही उनको फंडिंग करता है, पाकिस्तानी उनको ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तानी उनकी मदद करता है। पाकिस्तान की सरजमीन से आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कुलकर्णी साहब। लेकिन इसमें यह भी समझना हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया, देश देश जाकर जो शिष्टमंडल था उसने पहलगाम को लेकर अपनी बात सामने रखी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, ये जो पूरा आउटरीच प्रोग्राम था, ये कितनी बड़ी भूमिका आप इसकी मानते हैं टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाने में, खासतौर पर अमेरिका के द्वारा? देखिएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने नैरेटिव फैलाया था
कि नहीं नहीं ये तो हम ही खुद एक आतंक के विक्टिम है। और जैसे बार बार उन्हीं के ये मिसेस क्लिंटन ने कई बार कहा कि अगर आप एक सांप अपने पिछवाड़े में पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेगा, ये सोच करके किसी पड़ोसी को डसेगा, ये तो हो नहीं सकता। और जब अपने डेलीगेशन विश्व भर में गए, उन्होंने समझाया और बताया कि पाकिस्तान ही है जो इस आतंक को फैलाता है, तो पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेवार है। तो अब कम से कम जिस प्रकार से अमेरिका ने आगे आकर के ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसके बरखिलाफ, जिस प्रकार से पहलगाम में जो आतंकी हैं उनके बरखिलाफ कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है, तो ये साफ दर्शाता है कि हाँ, जो हम लोगों ने जो कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर में, जो हम लोगों ने जिस प्रकार से हमने रिएक्ट किया, क्योंकि जो आतंकी जो थे, 4 आतंकी जो आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने जिस प्रकार से 26 लोगों को मजहब के तौर पर मारा, उसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में एक और हम लोगों ने रिएक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के तरह, तो ये साफ दर्शाता है कि विश्व भर में कम से कम इस बात का एहसास होगा और ये देखा जाएगा कि वाकई भारत जो है आतंक से पीड़ित है और उस पीड़ित और जो पीड़ा है उसका जिम्मेवार पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही ये आतंक भारत के अंदर आ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी विजय है और कम से कम ऑपरेशन सिंदूर जो हमने लॉन्च किया, ये कह नहीं सकते कोई भी कि हमने यूं लॉन्च किया। पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो कुछ भी नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है, सिर्फ पॉज किया है। क्योंकि अगर आज भी अगर पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल करता है, जैसे अपने प्रधानमंत्री ने कहा, टेरर ऑफ एक्ट विल बी सीन एज अ वॉर, तो बिल्कुल अगर और ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत भी है। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में आगरा को बड़ी सफलता मिली। आगरा नगर निगम ने देश के टॉप 10 शहरों में 10वां स्थान हासिल किया और उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना। इससे पहले 2024 में आगरा 86वें स्थान पर था और 2019 में 16वें स्थान पर। आगरा शहर की सफलता के पीछे नगर निगम के कार्य, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के अलावा कुबेरपुर लैंडफिल को एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन माना जा रहा है। आगरा शहर की सफलता पर नगर निगम आयुक्त अंकित खंडेलवाल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार आगरा शहर ने एक ऊंची छलांग लगाई है और पहली बार जो 10 लाख की आबादी वाले शहरों में इस शहर ने अपना स्थान हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ आगरा शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे इस बार जो आगरा शहर का जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में? निश्चित तौर पे सारे आगरा शहर के लिए और पूरी हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है। बताना चाहूँगा कि पिछले साल और उससे पिछले सालों में हम लोग रैंकिंग में काफ़ी पीछे हुआ करते थे। अलग अलग कारण थे उसको लेकर के। तो लास्ट 1 साल में पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना करके काम किया। जहाँ जहाँ हमारे गैप्स थे उन पे काम किया, उनको दूर किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग टॉप 10 में जगह बना पाए। आगरा शहर के बारे में एक बात और कही जाती है। पहले कहा जाता था कि यहाँ पे बहुत सारी मलिन आबादी है या कह सकते हैं झुग्गी है, तो इस शहर को स्वच्छ रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो कैसे उन चुनौतियों से आपने पार पाई है? निश्चित तौर पे आगरा की छवि जितना ताजमहल को लेकर के थी उतना ही कचरे को लेकर के भी हुआ करती थी, हमें मानना पड़ेगा कुछ समय पहले तक।
बट आज का आगरा बदलता आगरा है। आज का आगरा वो आगरा है जिसकी पहचान सफाई से बनी है और ये रिकॉर्ड उस चीज़ का टेस्टामेंट है, उसको प्रमाणित करता है। कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो ताकि शहर में कूड़ा कचरा ना दिखे, कूड़े का ढेर ना दिखे? जितना शहर में कूड़ा निकल रहा है उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसका उसी दिन प्रोसेसिंग कर देना, और ना केवल ये करना बल्कि जो कूड़ा सालों से जमा आता जो होता है, जिसे लैंडफिल साइट के तौर पे हम लोग जानते हैं, डंप साइट के तौर पे जानते हैं, उसका निस्तारण करना। तो पिछले 1 साल में काफ़ी गति से इस पे पूरे टीम ने मिलकर के काम किया और आज यही कारण है कि लगभग 19 लाख टन हम लोगों ने लेगेसी वेस्ट रेमेडिएट किया है। हमने अपनी पूरी लेगेसी वेस्ट की साइट को एक पार्क के तौर पर डेवलप किया है, जो अपने आप में एक उदाहरण है। साथ ही फ्रेश वेस्ट जितना है उसको हम सेम डे कलेक्शन और उसके साथ प्रोसेसिंग की कैपेसिटी अपने यहाँ क्रिएट कर लिए हैं। तो ये सारे आयाम कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो शहर है, इस शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए लोग आते हैं ताज को लेके, तो क्या ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, खास करके स्वच्छता के पैमाने पर? निश्चित तौर पे ताजमहल के साथ साथ हमारे शहर की बाकी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हैं, स्वच्छ हैं, साफ़ हैं, और मैं आपके माध्यम से सभी टूरिस्ट को पुनः आगरा एक नए नज़रिए के साथ देखने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। खबर छत्तीसगढ़ से ना, जिसने भविष्य की ओर एक नई दूरदर्शी पहल की। राज्य सरकार ने अंजोर विजन 2047 दस्तावेज का विमोचन किया, जो न सिर्फ विकास की दिशा तय करता है बल्कि जन भागीदारी, तकनीक और परंपरा की समावेशी खाके को भी पेश करता है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। (2047) आजादी के 100 साल, एक नया भारत और उसके दिल में छत्तीसगढ़ माटी की सुगंध, खनिज की शक्ति और सपनों की उड़ान लिए छत्तीसगढ़ ने तय किया है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 डॉक्यूमेंट विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 1 लाख लोगों से चर्चा करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विजन डॉक्यूमेंट राज्य के विकास की कहानी में मील का पत्थर साबित होगा। सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है, और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सतत कृषि, आदिवासी विकास और डिजिटल गवर्नेंस जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 भारत के विकसित राज्यों में से एक बनने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उभरेगा। जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, निश्चित रूप से ऐसी सीढ़ी का निर्माण करने में ये डॉक्यूमेंट मदद करेगा जब छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्य की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने की कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उस कल्पना को सामने रखकर ये विजन बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वाकांक्षी है। उन्होंने इसे जनता का विजन बताया। गर्व का दिन है कि राज्य, सभी लोग, मुख्यमंत्री महोदय से शुरू होकर मंत्रीगण और सभी प्रजा मिलकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो बहुत ही एस्पिरेशनल है, राज्य के लिए एक दिशा निश्चय करता है, प्रजा का विजन है। 1 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और इसको एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके राज्य शासन ने लोगों से अपने सुझाव प्राप्त करके इसमें शामिल किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। अंजोर विजन 2047 डॉक्यूमेंट का लक्ष्य विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलना है, जिसके लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट प्राथमिकताएं, सुसंगठित रणनीतिक तैयारी की गई है। अंजोर विजन 2047 न सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और संभावनाओं की रोशनी है। छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात ब्रिटेन की, जहां 16
वर्षीय किशोर भी मतदान कर पाएंगे। सरकार ने मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने निर्णय लिया। केंद्र वाम लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में निर्वाचित होने से पहले ब्रिटेन की संसद के चुनावों के लिए मतदान की आयु कम करने का संकल्प लिया था। स्कॉटलैंड और वेल्स पहले से ही स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में 16 और 17 वर्षीय बच्चों को वोट देने की अनुमति देते हैं। ब्रिटेन उन देशों में की छोटी सूची में शामिल होगा जहां मतदान आयु 16 वर्ष है, जैसे इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ब्राजील। ये कदम व्यापक सुधारों के साथ उठाया गया, जिसमें राजनीतिक दलों को दान देने से संदिग्ध स्वामित्व वाली शेल कंपनियों को रोकने के लिए अभियान वित्त पोषण नियमों को कड़ा करना शामिल है। लोकतंत्र मंत्री रुचनारा अली ने कहा कि ये बदलाव ब्रिटिश राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।